फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिताश्री जी, जो मैं हर जगह बोलती हूँ, बिकॉज शी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मी टू यू and Madhu and Akansha for such a lovely introduction. As a psychologist, I will start my thing by saying that this is the word of bombardment of ICE. ICE. It has a meaning. आइस मतलब बिल्कुल आपको लग रहा होगा बाहर जाइए पानी बरस रहा होगा, बर्फ़ कहाँ दिख गई आपको लखनऊ में? मैं बताती हूँ, लखनऊ में नहीं, इस दुनिया पे बर्फ़ है। आइस मतलब दिस इज़ द एज ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन। द आई स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन, ओवर इन्फॉर्मेशन। मेरे पास वो बच्चा लेकर आते हैं और डायग्नोसिस बना कर लाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये ऑटिस्टिक है। मुझे लगता है, मैंने गूगल किया था और मुझे लगा ये सिम्टम्स ऐसे ही हैं। केवल मैं नहीं, मेरे फिजिशियन फ्रेंड्स भी, डॉक्टर साहब भी, जो भी हैं वो बता सकते हैं कि वो बच्चा ये, तो अंदर से आवाज़ आती भाई दवा भी देख ले तो वो मिलती तो है उस पर, लेकिन दिस इज़ अ ओवर इन्फॉर्मेशन। ये हमारे सामने लॉयर्स बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपके पास जब लोग आते हैं तो क्या वो बता कर आते हैं ये वाली दफ़ा हमें पता है, ये ऐसा हो सकता है, मैंने पढ़ा था ये कि ये इन्फॉर्मेशन है, और ये आईपीसी में आपको लगा था कि मैंने 4-5 साल बर्बाद किए और ये इनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने 2 घंटे 3 दिन में ला करके हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। यू नो, दिस इज़ द एज ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड रहना इज़ वंडरफुल। इट्स इम्पॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन, इन दिस टाइम। इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है। एक ज़माना वो भी था जब किसी को कुछ पता ही नहीं होता था, तो आपके पास जा कर के वो कहता था, उसको पता ही नहीं होता था कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो एक एक्सट्रीम था, आज दूसरा एक्सट्रीम है। दूसरा है ओवर कम्युनिकेशन। द सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। जो आइस है उसका जो सी है वो कम्युनिकेशन पर के लिए स्टैंड करता है। वी कम्युनिकेट टू मच। ट्विटर वॉर होती है, फेसबुक पे कमेंट वॉर होती है, आप इंस्टाग्राम पर देखिए लोग बातें कर रहे हैं। यू नो, व्हेन वी यू कम्युनिकेट फॉर नो रीज़न, यू विल कम्युनिकेट रॉन्गली। माने आप गलत तरीके से चीज़ों को संप्रेषित करेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं, पर्पसफुल बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैठ कर के बातें करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। और आज के युग में तो वो एडवर्टीजमेंट है, सारी सारी रात करते रहो बात। यू नो, व्हेन यू कम्युनिकेट तो आप कई बार भूल जाते हैं। जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कम्युनिकेशन में एक बात सिद्ध करने की होड़ लग जाती है कि मैं सही हूँ और मैं सही बता के रहूँगा। बहस करने की आदत ये मैं बच्चों से लेकर के बुज़ुर्गों तक में पा रही हूँ। मेरे 80 वर्ष के पिताजी और मेरी 5 साल की भतीजी, दोनों में जब बात होती है तो मैं देखती हूँ अच्छा, जनरेशन गैप इज़ एक्चुअली यही होता है। जनरेशन गैप इज़ नथिंग बट, वो बात थोड़ी अलग चली जाएगी, लेकिन सच ये है कि हम ओवर कम्युनिकेटिव हो गए, वी टॉक टू मच। तीसरी चीज़ जो सबसे घातक है, जिसका हम नमूना लाइव देख सकते हैं, अगर आप अपनी दाईं तरफ देखें तो देयर इज़ एन एंटरटेनमेंट। द ई स्टैंड फॉर एंटरटेनमेंट, ओवर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो ओवर एंटरटेनमेंट है ना, कि हम गेम खेलेंगे, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, हमें लोगों के साथ बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें गेम खेलने में मज़ा आ रहा है, मुझे YouTube देखने में मज़ा आ रहा है। आई एम एंटरटेनिंग माई सेल्फ। मैं अगर किसी से पूछती हूँ कि भाई तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, मैम ये गेम बहुत अच्छा खेलता है। कौन सा गेम? पहले तो गेम में इंडोर आउटडोर होते थे, अब एक माइक्रो गेम्स भी आ गए हैं जो विद इन यू होते हैं, दैट इज़ मोबाइल। नहीं कुछ तो आप
मूवीज़ देखते हैं आप, अब तो वेब सीरीज़ आ गई हैं, और रात में बात करना, रात में मूवीज़ देखना मैंने देखा है। अब पहले वीकेंड का एक ट्रेंड हुआ करता था कि आप शाम को मूवी देखने जाते थे, खाना खाते थे, परिवार के साथ आते थे और अच्छा वक्त गुजारते थे। आज वीकेंड पर एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है और उस प्लेटफॉर्म को हम डाउनलोड करेंगे और हम रात में देखेंगे, बिकॉज टुमारो इज़ अ संडे। तो संडे, सैटरडे नाइट का मतलब होता है बिंज ईटिंग एंड बिंज वॉचिंग, राइट। तो ये ओवर एंटरटेनमेंट की वजह से हम कट जाते हैं। तो ये जब बर्फ़ हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है तो हम उस ऊष्मा से, जिसकी बात अभी सर कह रहे थे मुझसे पहले, कि जो हमारे मोहल्ले में होना चाहिए, जो हमारे परिवार में होना चाहिए, मोहल्ला तो फिर बड़ी चीज़ आपने कह दी, बगल के कमरे में क्या हुआ है ये नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि हम तो फ़ोन पे थे। और आजकल इतने माइक्रो डिवाइसेस आ गए हैं कि कान में अगर कुछ लगता है तो मुझे 2 मिनट के लिए देखना पड़ता है कि ये वाकई, मतलब ये ईयरफोन लगाए हैं या इनको कोई हियरिंग डिवाइस लगा हुआ है। इतने माइक्रो वो होते हैं और ये बच्चे लगा कर आ जाते हैं और आई जस्ट से कि ये चल रहा है कि बंद है तो मैं बोलूँ। बट द फैक्ट इज दिस कि टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मी आउट, नो डाउट, हेल्प्ड अस आउट, नो डाउट। लेकिन कोई भी चीज़ जब तक हमारे शासन में रहती है वो हमारे लिए फायदेमंद है। जब वो हमारी शासक बन जाती है, व्हेन इट बिकम द मास्टर ऑफ अस, तब ये बुराई शुरू होती है। फोन अगर है तो मुझे एक बहुत मज़ेदार बात मेरे बेटे के फ्रेंड की मदर ने पूछी थी, आपको घबराहट नहीं होती आपने अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दिया, ही इज़ इन 12th, आपने अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दिया है, आपको घबराहट नहीं होती, वो स्कूल से आता है? हमने कहा जब हम पढ़ते थे तो मेरी माँ जंग पे नहीं भेजती थी, हमें स्कूल भेजती थी और कॉलेज भेजती थी, यूनिवर्सिटी जाते थे और अक्सर हम 12-12 घंटे की क्लासेस यूनिवर्सिटी में करते थे और वहाँ से मेरी माँ को कभी परेशानी नहीं हुई, उसने कभी नहीं सोचा ओ माय गॉड ये भाग तो नहीं गई किसी से के साथ। उनको पता होता था कि शाम को लौट करके घर ही आने वाली है। 2 रीजन्स बिहाइंड दैट। एक तो ये कि वी वर क्लोजर टू मॉम, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन ही नहीं था शेयर करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, और हम माँ के साथ टाइम स्पेंड करते थे। आज परेशानी ये है कि वो समय नहीं बिताते हैं हमारे साथ। मम्मियों के पास भी मोबाइल फ़ोन है और आप तो कई तरह के, अब अगर फ़ोन देखते ही हैं तो आपने कई तरह की रील्स भी देखी होंगी कि बच्चा नहा करके साबुन लगा के बैठा है और वो कह रहा है कि प्लीज़ मेरी मम्मी से कह दो कि अपना फ़ोन छोड़ दें और मुझे नहला दें। इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। मेरे पास चूँकि 22 सालों से इसी प्रोफेशन में हूँ, यंग एडल्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई हैड सीन दिस वेरी क्लोजली कि टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ होता है वो 2 कारणों से होता है। एक तो ये कि हमारे पास लोग नहीं रहते हैं, इट्स अ विशियस सर्कल, क्योंकि हमने फ़ोन पर देखना शुरू कर दिया है, हमने फ़ोन पे अपने आप को एंटरटेन करना शुरू कर दिया है। हम ऐसी चीज़ें ईजाद हैं जो मेरे हाथ में हैं, मतलब जस्ट 6x6, किसी के पास बहुत बड़ा टैब होगा तो वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक बहुत हैंडी डिवाइस है जो मेरे हाथ में आ जाती है और हम उससे अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर सकते हैं। तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों होगी। दूसरी बात ये कि आज बच्चे पैदा नहीं होते हैं, डाउनलोड होते हैं। कैन यू बीट इट? सॉरी, मतलब ये शब्द थोड़ा हैवी लगता है और मैं नई माँओं के सामने अक्सर ये कहती हूँ कि ये तुमने, क्योंकि बच्चे के साथ आप यूनिकनेस को एंजॉय नहीं करते। आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं, अरे ये बैठना नहीं शुरू हो रहा है, ओह माय गॉड, बस आपने फिर जो दादी नानी घर में जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका कहा हुआ सब गलत हो जाता है। फिर आपको डॉक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। डॉक्टर की बात भी आप नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी वही कह रहा होता है, लेकिन गूगल
कल्चर टूटा है हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, और इसको हम टेक्नोलॉजी को इसका दोष नहीं दे सकते, ये उससे पहले से शुरू हो गया था। एक फैमिली के टूटने का कल्चर शुरू हो गया था। जैसे आप इंटरनेट के भी एडिक्ट हैं, इंटरनेट आपसे ले लिया जाता है, आपसे फ़ोन ले लिया जाता है, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। अभी इन लोगों के बीच में बात हो रही थी, जो फ़ोन स्विच ऑफ करो, अपने दोस्तों को मैसेज डालो कि मैं इस समय से इस समय तक अवेलेबल रहूँगा बात करने के लिए और चैट करने के लिए। उसके अलावा बंद कर दो फ़ोन, और फ़ोन बंद करके मम्मी को दे दो या पिताजी से कह दो कि लेकर चले जाएं। उससे फ़र्क पड़ा बच्चों को। जब उन्होंने फ़ोन दे दिया तो 1-2 दिन की इरिटेशन और परेशानी के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं था, और ये चूज़ करके किया था उन्होंने कि मैम हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि आप बगल में फ़ोन रख करके पढ़ेंगे, एक मैसेज पिंग करेगा, आपने उसे देखा, आपके आधा घंटा गए, योर हाफ एन आवर इज ओवर। और फिर वो टाइम जब वेस्ट होता है तो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि इसे दे दो। एग्जैक्टली यही हम भी करते हैं कि अगर हमें काम करना होता है तो इन माई क्लिनिक व्हाट आई डू, मैं अपना फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पर, क्योंकि मैं उसे स्विच ऑफ कर देती हूँ, रात में नहीं लगाती हूँ, वहीं क्लिनिक पे चार्ज करती हूँ। अगर कोई कॉल आती है तो अलग बात है, उसे उठाना पड़ता है, बाकी मैं मैसेज और वो सब चीज़ें देखने के लिए, और चार्जिंग बगल में नहीं लगाती हूँ। चार्जिंग जनरली मैं इतनी दूर लगाती हूँ कि मुझे कुर्सी से उठ के कम से कम 8-10 कदम चल के जाना पड़े, तो हर बार मैसेज पिंग करेगा, मैं हर बार जाऊँगी तो ये पेनफुल है, तो मैं नहीं जाती। ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर इसके बावजूद चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो सबसे पहला काम ये करें, आप समर्थ हों तो एक टैब खरीदें और उसमें सिम मत डलवाएं। अपने जो व्हाट्सएप और फेसबुक है वो उस टैब पे चलाएं, और अपने पास एक छोटा सा फ़ोन रखें जो मिताश्री दी रखती हैं। नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस आइडिया कि आप अगर वो रखते हैं तो आपको नंबर, आपकी सहजता गुम होती है, यू गेट एक्टिवेटेड विद इट। तो जब आप एक बार एक्टिवेट होंगे तो आप बाकी जगहों पर भी एक्टिवेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप फिर उस पर, अभी क्या होता है आप में से कितनों को, मेरे पास लोग आते हैं, मैंने व्हाट इज योर हस्बैंड्स नंबर, मैम 1 मिनट रुकिए, अगर इमरजेंसी हो जाए और तुम इतने होश में हो और मैंने तुमसे पूछा कि भाई तुम अपने हस्बैंड का नंबर बताओ, तो तुम्हें नहीं याद है, यू नो हाउ हैंडीकैप्ड यू आर। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि वो छोटा फ़ोन होता है तो आपको नंबर मिलाने पड़ते हैं और आपको याद रखना पड़ता है। दूसरी बात कि अगर इस तरह की चीज़ों से भी मदद नहीं मिलती है तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, because it is going to hurt your own functioning। और मुझे लगता है कि अगर हम रिलेशनशिप्स पर जाएं, जो मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया है, उसमें मैंने देखा है कि आप ओवर कम्युनिकेशन के शिकार हो जाते हैं। हमारे ज़माने में भी मोहब्बतें होती थी और काफ़ी सक्सेसफुल शादियां हो रही चली वहाँ पर, लेकिन आज ये होता है कि तुमने क्या खाया ये नहीं बताया, शाम को ब्रेकअप। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वकील साहब, वो ये आ रही है कि हम स्पेस देना भूल जाते हैं। सोच कर देखिए, अगर आपकी वाइफ को इस बात पे बहुत इंटरेस्ट आ जाए कि आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, देन आपकी लाइफ, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ खतरे में आ जाएगी। एक वक्त होता था, टाइम होता था कि यू गिव स्पेस कि ओके फाइन, दिस इज़ हर जॉब, दिस इज़ हिज जॉब, ये होगा।
लेकिन आज क्या होता है कि हम व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं, द मोमेंट यू डू इट आपको अपनी प्राइवेसी में खलल पड़ता दिखता। आप सवाल करते हैं और उन सवालों के जवाब देने परेशानी के कारण का सबब है। मेरी राय यही है कि अगर हम धीमे धीमे रिश्तों की बात करें तो बात ओवर कम्युनिकेशन पर रोकनी चाहिए। ओवर इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, हर आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट होता चला जा रहा है। मुझे छोड़ दो, गायनेकोलॉजिस्ट तंग आ चुकी हैं, सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है यहाँ। मैं मैम से आपका परिचय कराना चाहूँगी, जो कि प्रोफेसर रमाकांत सर हैं, डॉक्टर रमाकांत सर, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सार्क सर्जिकल केयर, फॉर्मर प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड, फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन, FCSSY कॉलेज वाई, सर्जन ऑफ श्रीलंका, WHO के डायरेक्टर। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मैं अपने को होस्ट मधु जी को आमंत्रित करूंगी कि वे सर को बुके देकर उनको सम्मानित करेंगे। सर, आपसे निवेदन है कि आप अपने इस विषय पर अपने व्यूज, अपने ओपिनियन अवश्य रखें। मैडम थैंक यू वेरी मच। क्या आप लैपटॉप यूज कर सकती हैं? लैपटॉप है लेकिन प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा। तो ये अच्छे टॉक के बाद कुछ कहने को रहता नहीं। मैडम साइकोलॉजिस्ट शायद है मेरे पास जो मैं असेस कर सका, और आपने उस टॉपिक को जिसके ऊपर मैं बहुत कुछ दिखाना चाहता था, मैं कुछ थोड़ा सा बोल के बताऊंगा आपको। जो आज की स्थिति है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल टॉपिक है। यही सब बर्बादी का जड़ है। हमारी जो फैब्रिक थी कल्चर, वो इसी से टूट रहा है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हुए मैं चाहूँगा कि सब लोग जो है सुन के, जब बहुत आप कुछ अच्छी चीज़ सुन लेते हैं तो आप थोड़े फ्रेश भी होते हैं और थक भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप में एनर्जी लाऊं, पहले माहौल चेंज करूं, क्योंकि मेरा वो ऑडियो विजुअल का आदत पड़ी हुई है तो वो तो है नहीं इस समय, तो हम फिर भी बात करेंगे। नहीं छोड़िए, कोई बात सॉरी। तो सबसे पहली चीज़ मैं सुनाऊंगा आपको, वो ये है कि कुछ राज होते हैं जो बतलाए नहीं जाते। कुछ राज होते हैं जो बतलाए नहीं जाते, और कुछ दाग होते हैं जो दिखलाए नहीं जाते। वो नगमे जो फूटते हैं कलेजे के फफोलों से, बहुत रंगीन होते हैं मगर गाए नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमारे जो चेयरपर्सन्स हैं वह डॉक्टर अवस्थी हैं और डॉक्टर सिंह हैं। डॉक्टर सिंह तो खैर हमारे बिल्कुल पास ही में, क्योंकि मैं इंदिरा नगर में ही रहता हूँ, और उसी हॉस्पिटल में, आप जो वर्ल्ड वाला हॉस्पिटल जो वर्ल्ड है ना उसका बताता हूँ, पॉपुलेशन वाला, तो उसमें थे। एंड मैडम साइकोलॉजिस्ट, नाम हो क्या मुझे पता, मुझे आपका? डॉक्टर रस्तोगी, आई हर्ड योर नेम। एंड मिताशी जी का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा बुलाती हैं, और इतनी सब परेशानियों के साथ में भी आपने कि ऑलरेडी एक सामने आपके एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर आप में उमंग हो और आप में जुनून हो तो आप सब कुछ कर सकती हैं। आप देखें व्हेन शी वाज वॉकिंग, एनीबडी कैन गैस, बट होना यही चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करें केवल इन चीज़ों को, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम में क्या हो रही है कि हमने सबसे जो गलती की है वो ये है कि हम रिश्तों को हार जाते हैं, वो आर्गूमेंट को जीतते हैं। मैं बराबर देखता हूँ बैठ के लोगों में दो में चिरह होती है, बस केवल जो आप बात मेंशन कर रही थी कि केवल एक जुनून है कि आई हैव टू विन, मैं हार नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि दोनों में चिल दफों मची रहेगी, चाहे कोई हो, स्टूडेंट टीचर हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो। आप कहीं भी देख लीजिए, सब हर समय एक ही परेशानी है कि वो जीतना चाहता है। और आपको बता दूं इस चीज़ में एक बड़ी, अगर आप लोग जाएँ अपने पास टाइम में, कि हमने शुरू से जीतना तो सीखा ही था लेकिन हारना भी सीखा था। कैसे? हमारे गेम्स क्या थे? हमारे गेम्स थे उस समय बॉल से खेलना, हमारे गेम्स थे दौड़ भाग करना, कोई चोर बन गया, कोई सिपाही बन गया, यही सब गेम्स थे। तो होता क्या था, उनमें खेलते समय अगर मान लीजिए हम हार जाते थे तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था।
हारे तो भी चले गए अपने घर, अपने जीत गए तो कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैंने एक गेंद तड़ी के अंदर किसी गेंद मार दी। खुशी होना तो नावाजिब है, बट हमने एक्सेप्ट किया डिफीट को। आज हम सिखाते क्या है बच्चों को, उसकी चाहे जान चली जाए उसको ये करना है, तुम्हें टॉप पे रहना, तुम्हें टॉप पे आना। क्यों अपने ड्रीम्स को लाद रहे हैं बच्चों के ऊपर? मैं इसलिए कि ये मत सोचिए मैं केवल सुनाने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। माई सन वॉज वेरी मेरिटोरियस, उसे साफ कहा कि आई डोंट वांट मेडिकल कैरियर। तो हमारी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर रमाशंकर जी बैठी हुई हैं यहाँ पे। होता क्या था कि हम लोग ज़िंदगी बहुत टफ होती है, जैसे आप लोग समझते ही हैं, प्रोफेशन में रात दिन इमरजेंसी, कॉलेज, सब भाग दौड़ सब। तो होता क्या है कि अगर मैं कभी घर पे हूँ तो मैडम नहीं है कि वो सब बच्चे का हाथ फंसा पड़ा है, वो निकल रहा है, ये हो रहा है, सिकेरियन हुआ, क्या हो रहा है, तो वो उसमें लगी हुई हैं। वो आई तो पता मैं चला गया, गन शॉट इंजरी आया KGMC में। तो एक अजीब तरह के पैटर्न में हम लोगों की लाइफ गुजरती है और हम कभी मुड़ के रुक के सोचते नहीं। कोई वहाँ बताने वाला भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आज के टाइम में पूछे बहुत सारे यंगस्टर्स से तो आपको ये बताएंगे कि आई वॉन्ट टू बी रिच एंड फेमस, है ना। हर कोई चाहता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे पास ये हो, मेरे पास गाड़ियाँ कौन सी हो, हमास हो, कौन सी ये जो दुनिया भर की BMW सब लोग आई हैं, ये इनके माइंड में है। कभी आपने पूछा कि वाई कांट यू से दैट आई वांट टू बी हैप्पी? पैसे रख के कितने लोग हैं जो दवाई गोलियां खा के हम लोगों से इलाज करा के और दुनिया भर की चीज़ों को झेलते हुए तब वो सो पाते हैं मुश्किल से 2-4 घंटे। और नतीजा क्या है, स्ट्रेस में रहने के कारण दे लूज देयर हेल्थ। और हेल्थ ऐसी चीज़ है जिस समय वो खराब होना शुरू होती है ना, वो बालू की तरह आपके हाथों से निकलती चली जाती है। यू कैन नॉट परचेज हेल्थ, यू कैन परचेज ट्रीटमेंट। आप कराते रहिए इलाज, लेकिन हेल्थ क्या चीज़ होती है वो है, न कोई थकान है न कुछ है, लेकिन आपने किया क्या, वही पाठ भूल गए जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था। आज भी बताते ही होंगे पेरेंट्स मेरे नजर से, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमारे अंदर तो हमारे रग में दौड़ता है कि क्या हुआ कि हम लोग सवेरे जल्दी उठने की आदत नहीं उठते थे। पेरेंट्स उठा के जब बच्चे बैठाए थे 4:30 बजे उठ जाओ, और नतीजा क्या है कि उसके बाद तैयार होकर पढ़ना है। और हम लोग चाहते थे रात में देर तक पढ़ते रहें, वो गलत था। थका मांगा आदमी जो है क्या याद करेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या था वो सब ख़त्म। आजकल जैसे मैडम जो कह रही थी, मेरे यहाँ तो क्वेश्चनेयर है, मैंने पेशेंट्स जो में सर्जरी के आते हैं उनमें क्वेश्चंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आपका सोने का टाइम क्या है, आपका अराउजल टाइम क्या है, आप में एंगर लेवल क्या है। मैंने पढ़ के एंगर को क्लासीफाई करके रखा हुआ है। विल यू बिलीव एडिक्शन क्या है? Most of the people who are coming to me and are ill health, heart problem, ये प्रॉब्लम क्या है? टोबैको एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन। रात के 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं। ये डेटा मैं प्रेजेंट भी करता रहता हूँ यहाँ पे भी और बाहर कंट्रीज़ में भी। 2-3 बजे सो रहे हैं, सवेरे 9-9, 10-10 बजे तक। मेरे पास ऐसे भी रिकॉर्ड वाले पेशेंट्स हैं जो दिन में 3 बजे दोपहर में उठते हैं सवेरा। एंड ही बिलोंग्स टू, ही इज़ एक्चुअली सन ऑफ ए वेरी फेमस पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। वो एक यहाँ के मेडिकल कॉलेज के ओनर हैं थे। उनके उस एडिक्शन के चक्कर में, उस लड़के के एडिक्शन के चक्कर में सोचिए उनका मेडिकल कॉलेज भी बंद हो गया, बर्बाद हो गए लोगों को, कि वो सब गलत काम करने लगा। और विल यू बिलीव एट 33 ईयर्स एज पे उनके लंग्स के अंदर स्मोक से वो चेंजेस आ गए कि यहाँ पे नेल्स में चेंजेस हो जाते हैं, उसको सांस में दिक्कत आने लगी। बाई 40 ही हैड डेवलप्ड एवरीथिंग, हार्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सारी। वो क्या होते हैं, स्टेंट पर स्टेंट सब पड़ चुके। व्हाट इज हैपनिंग? ये कौन सा तरीका है? आज हम जिससे पूछते हैं कै बजे सोते हैं साहब, तो वो 12-1 तो बज जाते हैं। उठते कै बजे? सब 9 बजे उठते हैं। कौन सा? कभी मॉर्निंग में आपने सनराइज देखा? कभी आपने ये देखा कि गॉड अपने को एग्जिबिट करता है? उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं इस चीज़ को। अर्ली मॉर्निंग में आप जाके किसी भी पार्क में देखिए, रिवर फ्रंट पर देखिए, हम तो जाते हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं, ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है, एक अजीब सी एक एनर्जी मिलती है आपको उस मॉर्निंग वॉक के अंदर। यू डेवलप मेंटल, आपकी टॉलरेंस बेटर होती है, आप लोगों से मिलते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सामने लाना चाहूँगा शॉर्ट में ही आपके सामने, कि एक स्टडी की गई, टेड स्टडी कहते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे कुछ लोग। टेड स्टडी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्टडी मानी जाती हैं, और उनके लेक्चर जिनको अवार्ड होते हैं वो बहुत ही, मतलब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग माने जाते हैं।
उसके लेक्चर का एक सारांश है जो मैं स्लाइड पर दिखाना चाहता था। उसमें ये देखा गया कि 100 साल की स्टडी है और उसके जो क्वेश्चनर थे उनमें भरे गए, उनके पैरामीटर बता रहा हूँ कि क्या है जो आदमी की लंबी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार है, हाउ पीपल सर्वाइव बेटर लॉन्गर। उन स्टडीज़ को किया गया। कुछ चीज़ें तो हम लोग खुद हमारे लिए आई ओपनर हो गई जब हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, जो अनबिलीवेबल लगती हैं, बट स्टडीज़ आर देयर एंड दिस इज प्रूव्ड। उनमें बहुत सारे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल ये बताऊंगा कि एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, इन सब चीज़ों से भी ऊपर 5th प्लेस पे, ऊपर टॉप से 5th प्लेस पर आता है फ्लू वैक्सीन। हम मेडिकल प्रोफेशन में हो गए, हमें नहीं पता था। मैंने 100 दिस स्टडी, फ्लू की वैक्सीन होती है जो हर साल लगनी चाहिए एडल्ट्स को, जो अबव से 30, 40, 50 के ऊपर हैं, उनको लगना चाहिए। नहीं पता किसी। मैं मतलब सोचिए कि मैं सर्जन्स में बोलता हूँ, मैं वहाँ पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू गॉट फ्लू वैक्सीन, 2-3 शायद होंगे, कोई नहीं। फ्लू वैक्सीन का इतना प्रोटेक्टिव रोल आपके ऊपर है। अच्छा, अब क्या है, उसके बाद और ऊपर बढ़िए तो टॉप पे जो 2 चीज़ें हैं साहब, आप कोई बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप जाके टेड स्टडी देख लीजिएगा, वो नहीं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। टॉप की में नंबर 2 पोजीशन पे आता बैठ के कि आपका जो है सोशल रिलेशंस कैसे हैं। ये चीज़ सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। इस बात को अब मैं बताता हूँ कैसे क्या। और नंबर 1 पोजीशन पे जो चीज़ है वो तो आप बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पाएंगे, वो है सोशल इंटीग्रेशन। अब उसमें डिटेल्स ये सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है। वी स्टार्टेड चेंजिंग आवर लाइफ स्टाइल्स आफ्टर रीडिंग दैट लॉन्ग टाइम बैक। क्या है कि सोशल इंटीग्रेशन, रिलेशनशिप तो है, क्लोज रिलेशनशिप में आपके रिश्ते कैसे हैं। आज दुर्भाग्य यह है कि मुझे ही लगता है बैठ के वक्त और हालात ने हम सबको ऐसा बना दिया कि किसी को लफ्ज़ चुभते हैं और किसी को मेरी खामोशी। क्या करें, खामोश रहें तो भी चुभ रहा है और अगर मैं बोलता हूँ तो भी बुरा लग रहा है। क्यों? कारण ये है कि सहनशीलता ज़ीरो। उसका फिर ब्लेम आता है नहीं इंटरनेट, स्क्रीन टाइम, इनके एडिक्शंस के ऊपर। हम भूल चुके रिश्तों की अहमियत। आज क्या है कि दुर्भाग्य, आप देखिए एयरपोर्ट पर देखिए, बस स्टैंड पर देखिए, कहीं देखिए हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। मैंने देखा है जर्नीज़ में 7-7, 8-8 घंटे की एयर जर्नी के अंदर दे हैव नेवर टॉक्ड। और वही अगर कहीं वो शादी के पहले के बैठे होते तो शायद 1 मिनट चुपते नहीं। क्या हुआ क्या? ये हुआ ये कि असल में हम जब बहुत करीब आते हैं तो हमें उस सबके Environment Center, Lucknow University. He is a known economist and researcher. He has written couple of books and papers on social and economic research. हाँ, थैंक यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो संस्था के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और घोष साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि मुझे सम्मान दिया। मैं अभी डायरेक्टर नहीं हुआ हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ही हूँ और मुझे अपनी जो रियल पोजीशन है वो बताने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। तो हाँ, क्योंकि ये भारत सरकार का ये केंद्र है और हम लोग कई राज्यों में काम करते हैं। तो हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पहले मैं एक दृष्टांत बताना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने सब्जेक्ट पर बोला है। करीब 10 साल पहले की बात है, मैंगलोर में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था और उस सेमिनार में जो बैकग्राउंड पेपर था वो मैंने बनाया था और उसका टॉपिक था, उसी दौरान एक नया कंसेप्ट आया था। आप लोगों ने सुना होगा कि 11th 5-year प्लान में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई थी या समावेशी विकास की बात की गई थी। तो उसी दौरान योजना आयोग भारत सरकार ने एक मैंगलोर का एक लक्ष्य प्रतिष्ठित संस्थान था, उसको उन्होंने फंडिंग किया था और मुझसे एकाडमिक सपोर्ट करने के लिए कहा गया था। तो मैं अपने कलीग के साथ गया वहाँ पर सेमिनार में और उसमें करीब 300-350 लोगों का उसमें सभा में लोगों को बुलाया गया था। पूरे जो
मैंगलोर का एक साथ साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी थे, और उसमें कम से कम 150 से 250 लोग तो प्रोफेसर्स रहे होंगे, उससे नीचे नहीं रहे होंगे। और उसमें कीनोट एड्रेस मेरा था, और उस समय उस कॉलेज का एफिलिएशन था आपका रायलसीमा यूनिवर्सिटी से, तो उसके वाइस चांसलर आए, तो वाइस चांसलर ने बोला कि कीनोट एड्रेस किसका है। तो हमारे जो पुराने, हम उनको फ्रेंड कहते हैं, वेलविशर कहते हैं, करीब 80 साल के हैं, प्रोफेसर GR कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा कि डॉक्टर AK सिंह अवधेश जो है बैकग्राउंड पेपर प्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा आपके रहते हुए वो कैसे बैकग्राउंड पेपर प्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, या तो आप जो है ना प्रेजेंट कीजिए, या इतने जूनियर लोगों को कैसे बढ़ाए। तो उन्होंने कहा हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति क्या है, यदि उसमें काबिलियत है तो उसको चांस मिलना चाहिए, उसकी पोजीशंस को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा वो गुस्सा हुए, तो उन्होंने कहा सुनिए प्रोफेसर, पहले तुमको मैंने प्रोफेसर में सेलेक्ट किया था, और अब तुम आकर वाइस चांसलर बने हो, तुमको बैठना है तो रहो, नहीं रहना है तो अपना जो है तुम्हारे लिए मैं होटल बुक कर दे रहा हूँ, मत रुको, यहाँ जाइए, वहाँ रुकिए, और अपने जो है कल आपको गाड़ी ड्रॉप कर देगी एयरपोर्ट, आप वापस चले जाइए। थोड़ा सा नाराज़ हो तो उन्होंने वाइस चांसलर साहब ने क्षमा मांगी। हुआ नेक्स्ट डे उन्होंने हमसे पूछा, डायस पर बैठे थे, तो जनरली साउथ के लोगों की आदत होती है कि बैकग्राउंड पेपर या कोई भी पेपर होता है वो बाँचते हैं, रियल सेंस में बाँचते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर सिंह हाउ मच टाइम यू विल टेक टू डिलीवर दिस की नोट एड्रेस, उन्होंने कहा रफली हाफ एन आवर। उन्होंने कहा नो, यू जस्ट टेक 12 to 15 मिनट्स। उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मैंने बैकग्राउंड पेपर उठा कर डायस रख दिया डायस पर, और उसकी अपना जो प्रेजेंटेशन था वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू किया। 5 मिनट 7 मिनट हुए, उसके बाद उन्होंने एक नोट भेजा, डॉक्टर सिंह टेक योर ओन टाइम, देयर इज़ नो हरी, आई एम हियर। उसके बाद वो मेरा करीब 45 मिनट का लेक्चर चला। मैंने इस बैकग्राउंड पेपर को पलटा भी नहीं, और मैं ऐसे ही बोलता रहा। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि सर आप प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, आप थोड़ा समराइज कर दीजिए, कहने लगे सर मेरे लिए कुछ बचा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, अब मुझे जो कुछ भी बोलना है उसी बैकग्राउंड पेपर से ही बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती, महत्व ये नहीं रहता है कि कौन किस पोजीशन में हो। मैं अपने बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग हमसे ज़्यादा जो है जानकार लोग हैं, और थोड़ा सा मेरा अपना एकेडमिक इंटरेस्ट है तो मैं काम करता हूँ। अब सब्जेक्ट की बात रह गई तो थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। रमाकांत जी ने बहुत अच्छी बात किया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात किया है, मुझे भी लगता है थोड़ा सा उन्हीं इशूज में करें। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो हुए हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज आए हैं, जो सूचना संचार तकनीक में बदलाव आए हैं, वो अभूतपूर्व हैं। इसका मैं दृष्टांत बताना चाहूँगा कि लेट 90s में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बदलाव हुए थे। मिखाइल गोर्बाचोव का आप लोगों ने संभवतः नाम सुना होगा, जो फॉर्मर USSR के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने 2 चेंजेस यूज किए थे, एक ग्लासनोस्ट टर्म यूज किया था और एक पेरेस्ट्रोइका टर्म यूज किया था। रशियन टर्म में ग्लासनोस्ट का मतलब ग्लोबलाइजेशन था और पेरेस्ट्रोइका का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग था। स्थिति ये रही, नो डाउट USSR तो बिखर गया, बर्लिन का जो है दीवार भी टूट गई, परिवर्तन आया, और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो ग्लासनोस्ट की जो हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उसमें सूचना तकनीकी ने पूरा जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स का एरिया हो, पॉलिटिकल फील्ड है, या इकोनॉमिक फील्ड है, या सोशल फील्ड है, कोई फील्ड बची नहीं जो प्रभावित ना हो। हमारा जो है ना पूरा जो है। दूसरा जो सोशल मीडिया की बात की गई, सोशल मीडिया तो बहुत पहले से ही था, लेकिन हाँ ये बात दूसरी है कि कोविड के दौरान सोशल मीडिया का हम लोगों ने रियल सेंस में इम्पोर्टेंस को समझा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक्सप्लॉयटेशन पॉजिटिव वे में नहीं किया गया था, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज हम लोगों ने कोविड के दौरान अपने में ऊब रहे थे, फंसे हुए थे कि कैसे हम अपने को उभारें, तो उसमें हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया, और चाहे वो जूम प्लेटफॉर्म हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो या फिर और प्लेटफॉर्म हो, उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। और मैं बताऊं, कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैंने सेशन चेयर किए हैं और वो ऑनलाइन मोड में ही हुए हैं। और आजकल एक कंसेप्ट ही आ गया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो भी हो रहे हैं वो हाइब्रिड मोड में हो रही हैं, जो जैसे चाहें हो।
और हमने इवन आज भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें कई स्टेट के म्यूनिसिपल ऑफिसर्स जुड़ते हैं और उसको हम लोग टेक्निकल सेशंस यहाँ से करते हैं। और इवन फॉरेन में या जो एक्सट्रीम साउथ में कहीं पर भी रिसोर्स पर्सन्स होते हैं वो लेक्चर्स लेते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जो चेंजेज हुए हैं उनको हम कैसे कोप अप करते हैं, कैसे हम उसको जो है लेते हैं। सारे सुधारों का जो उद्देश्य रहा है, जो रिफॉर्म्स हुए हैं या जो इनोवेशंस हुए हैं, उनके बुरे उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के लिए नहीं किया गया। उनका इनोवेशन कभी गलत नज़रिए से नहीं किया गया था, उसके जो सकारात्मक पक्ष थे उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको भूल गए हैं, उसका दुरुपयोग ज़्यादा सीख गए हैं, उपयोग कम है। ये ज़रूर है कि ये पिंडारा बॉक्स है हमारे पास, हमें कभी ज़रूरत ऐसी बातें बताई जो डेली लाइफ में बहुत फॉलोइंग है या फिर हमें फॉलो करनी चाहिए। अब इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मेयर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी थी, जिन्होंने जो किसी कारणवश हम सबके समक्ष नहीं आ पाई है, पर उनकी ही प्रतिबिंब के रूप में आदरणीय प्रशांत भाटिया जी हम सबके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रांत स्तर के अधिकारी हैं। हम निवेदन करेंगे सर आप एक बार मंच पर आ जाइए, आप बुके देके और अवार्ड देके हम सम्मानित करना चाहेंगे आपको। स्टेज आप लोग तालियां बजाते रहिए, क्योंकि इससे एको प्रेशर भी होता है, हेल्थ लेवल पे भी स्वस्थ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबसे निवेदन करेंगे कि 2 शब्द कृपया मंच पर। उपस्थित महानुभाव को मैं प्रणाम करता हूँ। माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को किसी आवश्यक बैठक पहले से निर्धारित थी, इस नाते से वरना प्रयास करती हैं, कहीं भी जहाँ निमंत्रण मिले पहुँचती हैं और हर जगह उपस्थित रहने का प्रयास करती हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी एक बैठक चली, उन्होंने कहा कि मेरा संदेश आप सबके पहुँचाते हुए, क्षमा याचना करते हुए आप सबके बीच में उपस्थित होकर उनका संदेश पहुँचाएँ। मैं आप सभी को उनकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रित किया था। और आज जो महत्वपूर्ण विषय है, लेट डॉक्टर एस.बी. घोष जी की स्मृति में हम सब एक 20 वर्षों से लगभग 20 वर्षों से आप सब एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो जैसे अपने पूर्वज हैं, आज के समय में हम सबको उनका मार्गदर्शन और उनके द्वारा देश और समाज के लिए किए गए कार्यों को ऐसे परिचर्चा करने से हमारे आने वाले नई पीढ़ी को संदेश मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने किस कठिनाई से और किस शौर्य से, किस साहस से हमारे भारत के झंडे को बुलंद किया था और हमारे स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसमें कितना बड़ा योगदान और कितने समर्पण और त्याग की भावना से वो काम हमें प्राप्त हुआ है, सरलता से हमें नहीं मिली। इसलिए हम उस आज़ादी को संजो के रखना है, उनको याद करके, उनके तपस्या त्याग के, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा घोष साहब के बारे में कि 3 गोल्ड मेडल उनको MSc में प्राप्त हुए थे उस समय जब अंग्रेज़ों का समय था। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के नाते से 3 गोल्ड मेडल उनसे अंग्रेज़ सरकार ने वापस ले लिए थे और उन्होंने त्याग करते हुए देश के नाम पे अपने 3 गोल्ड मेडल समर्पित कर दिए थे। तो ये त्याग की भावना ही थी कि आज हमको लगता है कि सरकार ने अगर हमें कुछ दिया तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, कोई भी हमें कोई ऑब्लाइज करता है तो हम फिर उसके साथ चलें, उनके विचारों के अगेंस्ट बात ना करें, कहीं अगर वो गलत भी करें तो उनको टोका टाकी ना करें, क्योंकि उन्होंने हमें सम्मानित किया है। जबकि देश के इतने बड़े श्रेष्ठ 3 गोल्ड मेडल उस समय मिलने के बाद और उसको छोड़ के नहीं, अगर देश की राष्ट्रहित की कहीं बात है तो उसमें हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। ये जो त्याग की भावना है, इसी त्याग की भावना के कारण ही आज भारत हमारा जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो हम स्वतंत्र हैं इसी कारण से है। इसलिए उनको हम नमन करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए जो आज का विषय भी है कि टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इन्फ्लुएंसिंग सोशल बिहेवियर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसा कि अभी पूर्व वक्ता साहब ने बहुत अच्छा विषय बताया भी कि भारत की पहचान ही हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत की भारतीयता ही हमारी पहचान है। और भारतीयता में वो सारे जो हमारे बेसिक सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो बेसिक हमारे जो भारतीय मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, वही हमारी धरोहर है।
जैसे कि पारिवारिक मूल्य कहते हैं, परिवार शब्द जो है वो भारत की अनुपम देन विश्व को है। विश्व में कहीं और परिवार शब्द की गणना नहीं है। परिवार क्या होता है उसकी उनको जानकारी क्या, उसका एहसास भी नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ परिवार कितना महत्वपूर्ण कड़ी है देश को जोड़ने में, समाज को एक जोड़ के आगे बढ़ने में परिवार की कितनी बड़ी वैल्यू है, वो हमारी भारतीय पहचान संस्कृति की है। और वो धीरे धीरे जो बिखरने लगी है, पुनः उस तरफ हमें वापस कैसे जाना है, वो प्रबंधन करना और अपने परिवार को पुनः उन वैल्यूज़ के नाते से पुनः खड़ा करना, जिससे कि हम भारतीय हैं, जैसे बाहर जाते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं पढ़ रहा था, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी अमेरिका में, और कमला हैरिस बहुत बचपन से चली गई भारत के बाहर, उनका पासपोर्ट भी वहीं का है, उनका नागरिकता भी अमेरिकन है। लेकिन जब वो जीत के वाइस प्रेसिडेंट बनी तो अखबारों ने छापा भारतीय मूल की कमला हैरिस। अर्थात भारत में जो पैदा हुआ, ये हम सब सौभाग्यशाली है। भारत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो कभी भी हमारा साथ छोड़ती नहीं। भारत के बाहर जाने के बाद भी हमारी पहचान हमारे भारतीयता से ही होती है। इसलिए उस भारतीयता के मूल्यों को गढ़ना और उनको अपने साथ रखना, ये आज की महती आवश्यकता है, जिसमें आप जैसे जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसको समाज के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही हमारी पहचान, यही हमारी संस्कृति है। क्योंकि इसी नाते से हम जाने जाते हैं, इसी नाते से विश्व में पहचाने जाते हैं। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो भारत समाप्त हो जाएगा, भारतीयता खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए आज की टेक्नोलॉजीज़ के नाते से हमारा ये संबंध के आधार जो, क्योंकि हम तो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हमारा नारा है कि विश्व को हम भारत की अनुपम दृष्टि से देखते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और परिवार के भाव से जब हम देखेंगे तो विकास की धारा और आपस में साथ मिलकर चलने की धारा अलग होगी, और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी अलग होगा। जैसे आज की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पॉल्यूशन है, चाहे वो प्लास्टिक का प्रदूषण है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्याएं हैं, वो घूम फिर के फिर वापस भारत की तरफ आ रही हैं। कोरोना के समय में सबने देखा भी है कि जी विश्व को अगर सबसे ज़्यादा संसाधनों के बाद भी, सारी टेक्नोलॉजीज़ होने के बाद भी अगर किसी ने बचाया, बिना किसी पैसे, बिना किसी और बाहर की व्यवस्था से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो छोटे से योग कि स्वयं से आप अपने घर में बैठ के आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, आप स्वयं स्वस्थ हो सकते हो, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा। और सारी चीज़ें फेल, टेक्नोलॉजी फेल होने के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति की छोटी सी पहचान, योग पद्धति जो हमारी हजारों साल पुरानी है, उसने भी ये संदेश दिया कि भारतीय वैल्यूज़ जो हैं वो समाज के अंदर, देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर शांति और सही दिशा देने के लिए सक्षम है, सामर्थ्यवान है। हम सबको उस दिशा में चलने के लिए, ले जाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आज की ये गोष्ठी इस नाते से बड़ी महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हमारे पूर्वजों के जो त्याग की भावना है कि समाज और देश के लिए आवश्यकता पड़े तो हम अपने स्वार्थ को, निजी स्वार्थों को, परिवार के स्वार्थ को छोड़ के देश और समाज के साथ खड़े हों। जैसे कि कोरोना के समय भी सब फेल हो गए, लेकिन समाज जब निकला, समाज ने जब व्यवस्थाएं दी, तो हमें लगता है कि विश्व के अंदर चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन भारत के अंदर पिछले 2 वर्षों में भूख से तो कोई नहीं मरा कि कोई भूख से मर गया हो। इतना संसाधन व्यवस्था समाज के लोगों ने स्वयं निकल के दी। तब जब सारे संसाधन लॉक हो गए थे, हमें कब हमारी फैक्ट्री चलाने को मिलेगी, नौकरी कब जाने को मिलेगा, हमारे संसाधन सीमित हो गए थे कि हमें भी नहीं पता था कि, क्योंकि ऐसा आपातकाल सदियों शताब्दियों में कभी एक बार आती है जो आपातकाल हमारे, मतलब ये जो कोरोना आया, इसलिए उसके बारे में कोई तैयारी नहीं होती है। आगे क्या होना है, कैसे निपटना है, कितने दिन चलेगा, कितने वर्षों चलेगा, हमारे पास जो हमारे संसाधन है, पैसा है या खाने पीने की व्यवस्था है, वो कितने दिन तक सीमित कर लेता है। लेकिन भारतीय पहचान यही है कि सबने निकल के, जो लोग रोज कमाते थे, जो आज भूखे मर रहे हैं, उनको भी भूख से परेशानी ना हो, उनका भी घर चलना चाहिए, उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये चिंता हमारे भारतीय समाज ने जो की है, यही आज हमारी भारतीयता की पहचान है, यही हमारी बहुत बेसिक वैल्यूज़ है। और इससे 2 चीज़ें तो जरूर ध्यान में आती है कि समाज हमारा जागरूक है, आवश्यकता पड़ने पे समाज के साथ खड़ा होता है। खाली हमको आगे वो मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, या एक लैंप लेके चलने वाले के लिए आवश्यकता है कि हाँ ये सही दिशा है, इसमें हमें चलना है। जब लोग बाहर बैठते हैं तो समाज उनके साथ खड़ा होता है। सामाजिक कामों में जब आगे बढ़ते हैं तो पूरा समाज साथ में खड़ा होकर उसका सहयोग करता है। और हमें लगता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब पुराने बुजुर्ग हैं, खाली थोड़ा सा संदेश मुझे लगा, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। ये काम संघ के अंदर सरलता से 1925 से ही काम प्रारंभ हुआ है कि समाज, राष्ट्र हित सर्वोपरि के लिए समाज के अंदर अपने आप को तैयार करना, जब समाज की और राष्ट्र की आवश्यकता पड़े तो आगे बढ़ के उसके लिए काम करना, ऐसे अपने आने वाली पीढ़ी तैयार हो सके, समाज को अपना परिवार का भाव मान के, अपना पारिवारिक सदस्य मान के उसके लिए खड़े हो सके। ऐसे बेसिक वैल्यूज और जीवन के जो मूल्य हैं
जिसकी आज महती आवश्यकता है, उसके लिए शाखा के माध्यम से निर्माण का कार्य संघ कर रहा है। और इसी नाते से समाज के अंदर वो भी आप सबके अच्छे संगठनों के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मुझे अनुमति भी दें, क्योंकि मेरी एक बैठक चल रही थी। खाली माता जी ने निवेदन किया, मुझे आदेश दिया मुझे कि जाके आप मेरी जगह पे, क्योंकि मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ से फ़ोन गया था कि शायद यहाँ से कि आपका इंतज़ार हो रहा है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा कि आप जाके वहाँ पे मेरी तरफ से क्षमा मांगते हुए और मेरी उपस्थिति दर्ज करा के आइए। तो मैं उनकी तरफ से आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने इस कार्यक्रम में अगले वक्ता को आमंत्रित करेंगे। अभी तक सबका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया। ये जी, तो अभी तक सबका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया। मैं परसों सर से मिल के आई थी, आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा सर से, मैम के साथ गई थी। तो मैंने मतलब वैसे तो उनका भी इंट्रोडक्शन बहुत भारी है। सोशल एक्टिविस्ट है, विकलांग साथी ट्रस्ट के वो प्रेसिडेंट है, कवि है, एक उभरे हुए कवि या कह लीजिए अनुभवी कवि। तो मैं अपनी चंद पंक्तियों को समर्पित करते हुए जो मैंने खुद से लिखी है सर के समक्ष, सर को मैं आमंत्रित करूंगी। जब विपदाओं से घिरे रहो, आशाओं से तुम फिरे रहो, पुनः सजा नूतन प्रकाश मत हो निराश अंधियारे से, उस पर्वत सम तुम अड़े रहो, धरनी समान तुम खड़े रहो। जब पग में अड़चन आन पड़े, प्रतिकूलित सा वो जान पड़े, पुनः जगा तू स्वप्न आस मत हो निराश बाधाओं से, उस सागर सम तुम लड़े रहो, उस नभ समान तुम बढ़े रहो, उस नभ समान तुम बढ़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक हम मंच पे आ रहे थे, लेकिन अब मंच आपके पास आएगा। बड़े ही प्रिय व्यक्ति हैं, मैं बड़ा उनका श्रद्धा करता हूँ। 3 महीने 4 महीने का पैकेज जियो का लेकर के उसको दिया है, तो उसके लिए सोशल मीडिया एक उसके लिए वरदान है, उसके लिए नकारात्मक नहीं है। वो हम लोगों से कांटेक्ट, हम लोगों से संपर्क कर सकता है, हम लोगों से अपनी बात बता सकता है। मैं उसकी परिवार वालों से काउंसलिंग की, परिवार वालों से मिले, बहुत समझाया, बड़ी परिस्थितियां बदली हैं। पुलिस वालों से, वहां के यशो से मिले जाकर के, यशो ने अपनी बातें पूरी बताई, उन्होंने बताया कि मैं जानता हूं परिवार, लेकिन अगर पुलिस उसके साथ जो सख्ती करेगी उनके परिवार के साथ, तो इसको ब्रेड का टुकड़ा जो चाय और ब्रेड 11 बजे दिन तक मिल जाती है वो भी मिलना बंद, और सब्जी रोटी उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो सकती है। मैं कितना भी उसके साथ कुछ करना चाहूँ, ये मैं नहीं कर सकता कि उसको रोज में पहुंचा सकूं, कोई भी नहीं कर सकता। अब मैंने सोचा लखनऊ में या किसी दूसरे प्रदेशों में कहीं पर ऐसी जगह होगी जहां पे ऐसे बच्चे रखे जा सकते हो, वो जाने के लिए तैयार हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं, बहुत से ऐसे ओल्ड होम ऐसे बच्चे मिले कि जहां पे उसको जाया जा सकता था, लेकिन वो बहरहाल उसकी और सब बातें मन न बता करके अब सभी बात, मतलब सोशल मीडिया का जो सोशल ये जो जिसकी हम नकारात्मक पक्ष का उल्लेख करते हैं, ये कम से कम दिव्यांग लोग, मेरे जैसे व्यक्ति, मैं भी अब अपनी बात बताता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मार्केट से मैं सामान खरीदूं, मुझको ये ऑनलाइन मार्केटिंग में करना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर है, मेरे पास नौकर है, मैं कस्टम से डिप्टी कमिश्नर पद से रिटायर्ड हुआ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मैं ऑनलाइन करूं। लेकिन मेरे साथ दिक्कतें हैं, मैं दुकान पे चढ़ नहीं सकता, स्टेयर्स बनी है, स्टेयर्स पे जाकर के उससे बात नहीं कर सकता। दुकानदार अपनी दुकान छोड़ करके मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं कि मेरे मन मुताबिक वो चीजें दिखा सके। तो मुझको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे लिए बड़ा विपरीत साबित होता है जब मैं उससे अपने चॉइस की चीजें ले लेता हूं, तुरंत आता है, तुरंत मैं सामान लेकर के ले लेता हूं। तो हर चीज की, जैसे इस कमरे में एसी चल रहा है, बिजली लगी हुई है, सब बड़ा अच्छा है, बहुत सुविधा देगी। अगर इसका कोई एक नग्न तार हम छू लें तो चाहे कोई हो, पूरा करंट है, तुरंत हो उसके लिए मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की। तो सोशल मीडिया भी इसके लाभ और हानि दोनों है। हमारे कितने लोग बैठे हुए हैं, ये समाज की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है
और अभिभावकों का एक बड़ा दायित्व बनता है। अभिभावकों के बच्चों की उतनी गलती नहीं है। मैंने देखा होगा अभिभावक चाहते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, हमको बच्चा तंग न करे, उसको 2 साल की अवस्था से ही उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो गेम में बिजी हो जाए। 6 महीने बैठना शुरू कर दे बस वो। हाँ, बस उसको आ जाए। तो ये बच्चों को या युवा पीढ़ी को नहीं, हम उनको जो संस्कार दे रहे हैं वही उपाय है। और उन संस्कारों को रोकने के लिए जब एकदम से, अब हमारा एक मित्र रहता है अमेरिका में, तो वहां उसने बताया कि हम लोगों जितना भारत में ये मोबाइल और ये नेट और ये सोशल मीडिया का प्रचलन है, उतना हमारे यूएसए में नहीं। हम लोग अगर अपनी एक सीमा के अंदर देखते हैं, तो हमने कहा कि ये आप अपनी बात बताते होंगे, अपने परिवार के बताते होंगे, अपने कुटुंब के बताते होंगे, अपने मित्र सर्कल के बताते होंगे। नहीं बोला, वो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से कहता हूं, आप अपने और लोगों से पूछिए, हमारे यूएसए में इतना ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा उसका नहीं है। एक और बात मैं डॉक्टर साहब शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक दिव्यांग व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे हैं और वो व्हील चेयर है, लेकिन वो बिल्डर है। वो पुणे में उनके साइट है, दिल्ली में साइट है, मद्रास में साइट है, सब कहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह मकान बनाते, बहुत करोड़पति है। उन्होंने, उनका चूंकि करोड़पति थे, तो उनका महिलाओं के प्रति, महिलाओं का उनके प्रति या उनका महिलाओं के प्रति आकर्षण हो गया और वो सोशल मीडिया की देन थी। उनको मैंने रोका, जितना हमारी एक सीमा, जितनी बाउंड्री थी उस सीमा के अंतर्गत उनको हमने समझाने की, चूंकि हमारे हम उम्र व्यक्ति थे, हमसे वो, हमारी 70 साल की उम्र है, उनकी शायद 65-66 साल की उम्र होगी, लेकिन बड़ा रसिक, चूंकि पैसा था तो रसिक होना स्वाभाविक था। तो सोशल मीडिया का परिणाम ये हुआ, ये बिल्कुल सच घटना है, उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो उनका कम से कम 30 से 35 लाख रुपए ब्रिटेन की एक महिला ने उनसे किस्तों में ले लिया कि इस तरीके से आप भेज दीजिए, मैं आपके पास आने को तैयार हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इस तरीके से करके पूरा सोशल मीडिया के मैसेंजर, जो ये आपका मैसेंजर पे उनकी बातचीत हुई थी, मैसेंजर का दुष्परिणाम है। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं सच बात बता रहा हूं, कोई इससे परिकल्पना और ये कथा नहीं है। अब वो जैसा कि होता है, मुझसे भी चक्कर पड़े, मुझसे पूछा, मैं ये तो होने था। फिर वकील साहब बैठे, एक उनके मित्र वकील थे, वकील से पूछा, वकील साहब ने नोटिस तैयार करवाई, सब कुछ जैसा कि होता है कोर्ट से, किस तरीके से, जो उसका पता था। अब वो बड़ा कोशिश करे पेशी के माध्यम से और सब माध्यम से ढूंढा डाला, वो पता कहीं मिले। वो उनको जो नोटिस या जो कुछ भी भेजना था ऑफलाइन, मतलब वो नहीं मिली। तो इस प्रकार के सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष हैं। मैं मीता श्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि इस आदरणीय घोष साहब के अस्तित्व को उन्होंने जीवंत रूप में सार्थक किया है और जीवंत रूप में इतने बुद्धिजीवियों को, ये मंच और जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं परम बुद्धिजीवी हैं। मैं तो बहन ये साइकोलॉजिस्ट मैडम बैठी हुई हैं, इनको तो मैं सुनने के लिए बड़ा लालिक था। मेरे एक मित्र ने बताया था इनके विषय में, लेकिन आज मैं सुना, वो निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए संदेश है और समाज को जानना चाहिए। डॉक्टर रमाकांत जी को मैं 3-4 बार सुन चुका हूं और इस हाल में दोबारा सुनने का अवसर मिला। डॉक्टर रमाकांत जी को डॉक्टर रमाकांत जी नहीं जानते होंगे, मेरी पूर्व पत्नी का हार्निया का ऑपरेशन आपके द्वारा हुआ था और वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि 3-4 महीने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। मैं बड़ा, और मैं डॉक्टर साहब ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, मैं नीचे बैठा था, मैं डॉक्टर साहब से मिला भी नहीं था। मेरी ये दिक्कत थी कि मैं जीना चढ़ करके ऑपरेशन थिएटर तक अपनी पत्नी के शल्य चिकित्सा में भी उस जगह पर पहुंच नहीं सकता था, वो पीड़ा थी। और उस समय भी मैं अपने भांजा हमारा वही काम करता है, मेडिकल
बता लेते हैं, उससे पूछा करता था। वो उस समय भी सोशल मीडिया पे उसने फोटो दिखाया, उसने बातचीत की, उस समय भी सोशल मीडिया का फायदा था। तो सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। हमको इसमें संतुलन बैठाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो है एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन। जिन्होंने अपने जीवन में या फिर किसी कार्यकाल में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। तो मैं अभी 4 पंक्तियों से मैं वर्षा मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, जूडो चैंपियनशिप एट नेशनल लेवल, फाउंडर ऑफ एक कोशिश ऐसे भी, रेसिपिएंट ऑफ लखनऊ की बेटी अवार्ड बाय मेयर संयुक्ता भाटिया। तो मैम का जो कार्य था वो बहुत ही ज़्यादा शायद शब्दों से बोलने लायक नहीं है। उन्होंने कोरोना के टाइम में जब अपना ही परिवार, अपने आप को, अपने घर वालों को, मेंबर्स को, हम कहने को कहते हैं कि हमको बहुत लगाव है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारा भाई है, पर देख लीजिए जब लाश पड़ी होती है तो शायद मतलब वो भी ऐसी लाश जिसको आपको लग रहा हो कि शायद इससे मैं भी इफेक्टेड हो जाऊँ, तो हम वो सारी मोह माया दूर कर देते हैं। तो वो जो मोह माया से ऊपर उठ के अगर कोई सेकंड पर्सन आ रहा है तो वो निश्चित ही सम्मान का पात्र है। तो मैम के लिए मैम ने बहुत सी ऐसी लाशें, एम्बुलेंस की व्यवस्था, क्योंकि उस समय हम लोग मिलके आए थे मैम से, तो मैम ने बताया कि एम्बुलेंस वाले या तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना अपना मतलब पैसा ले रहे थे बॉडीज़ को ले जाने के लिए, या फिर नहीं ले जा रहे थे, या फिर बहुत सी ऐसी समस्याएं थी घर में, अगर कोई गरीब पर्सन है या फिर मिडिल क्लास फैमिली वाला है तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उस समय ये निकल के सबके बीच में इन्होंने ऐसा काम किया है जो कि एक एग्जाम्पल सेट करता है हम सभी के लिए, हम युवाओं के लिए भी, कि हम निकल के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाएं अपने साथ। तो मैं 4 पंक्तियों से मैम को आमंत्रित करूंगी कि खुद को कहें अपना तेरा, जिन्हें प्रेरणा तूने माना है, बने शत्रु भी तेरा तो गिरी समलांग तुझको जाना है, सच झूठ सब कुछ सुन मगर कर वही जो तूने ठाना है, और विपरीत जमाना हो खड़ा पर तुमको आगे जाना है। मैम हम आमंत्रित करेंगे मैम को 2 शब्द के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज ये मंच मुझे मिला और आप सभी लोगों के सामने मैं 2 शब्द रख पाऊँगी। जैसा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और चूँकि आज का जो टॉपिक है उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ घटित हुआ, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। पहले जो ये घटना है, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैं वो आपके सामने रखती हूँ। पॉजिटिव ये कि जब चीज़ें इस तरह की भयावह स्थिति हो रही थी, उस समय हमें डिसाइड करना था कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है। बहुत थिन सी लाइन होती है कि जिसे क्रॉस करना है या नहीं करना है, वो मुझे खुद स्वयं डिसाइड करना होता है। तो वो जैसे आज की भी जनरेशन, इनफैक्ट मैं सिर्फ जनरेशन, आज की जनरेशन को क्यों कहूँ, जो हमारे एज के हैं या हमारे ज़्यादा ओल्ड एज वाले भी हैं, सबके अंदर एक एडिक्शन है ये जो टेक्नोलॉजी का। मुझे लगता है कि अगर उसी चीज़ को मैं पॉजिटिव ले लूँ, जो हम घंटों रील्स देख करके अपना समय बर्बाद करते हैं, अगर उन चीज़ों को पॉजिटिव ले लूँ तो उससे सोचिए कि हम कितना सहयोग कर सकते हैं समाज में। जिन वजहों से हमारा जीवन, प्रभु ने मुझे जो जीवन दिया है, वो खाए पिए और मर गए तो फिर सारी चीज़ें वेस्ट है। और यदि हम यहाँ पर आए हैं और अपने साथ साथ 4 लोगों का हम भला कर जाएं, तो सोचिए आपका जीवन सार्थक है। वो ही एक छोटा सा प्रयास मैंने किया कि जिस समय कोरोना समय में, वैसे तो मैं टीनेज से, जब से मैं टीनेज की थी तब से मैं इन सेवाओं में हूँ, लोगों के, समाज के लिए अपना समय दे रही हूँ, अपने जीवन को इनफैक्ट मैंने पूरा समर्पित कर रखा है समाज के लिए। लेकिन कोरोना समय का जो समय था वो थोड़ा सा टिपिकल था और डिफरेंट था। उसमें अपने ही लोग नहीं आ रहे थे। उसमें जैसा कि आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उस समय का जो पीरियड था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चूँकि मैं निरंतर अस्पतालों में जा रही थी, ऐसी सिचुएशन मैं देख रही थी, चीज़ों को देख रही थी, और उसका सल्यूशन क्या था। घर बैठी चीज़ें नहीं हो सकती थी, मार्केट में उतरना था, मार्केट में उतरे बिना वो चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो एक घटना मेरे साथ ऐसी घटित हुई कि मैंने अपनी दोस्त को खोया, और उसके लिए मुझे अंतिम समय के लिए उसके लिए एक शव वाहन की आवश्यकता थी, और वो शव वाहन
मात्र 4 किलोमीटर के लिए या तो 14,000 डिमांड कर रहे थे, 15,000 डिमांड कर रहे थे, 12,000 डिमांड कर रहे थे। और ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। भले मेरे पास वो पैसे थे, लेकिन जायज़ नहीं था कि वो 4 किलोमीटर के लिए वो अमाउंट दिया जाए। तो दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इसके लिए क्या किया जाए। उस दिन, वो समय, उस घटना ने मुझे इतना अंदर से झकझोरा कि वो क्रिमेशन तो मैंने अपने हाथ से कर दिया अपनी दोस्त का, परंतु वो रात सो करके मैं नहीं काट पाई। उस समय मुझे डिसाइड करना था कि नेक्स्ट डे से ही मुझे ऐसा कौन सा स्टेप लेना है जो समाज के लिए, जो इस परिस्थिति से उनको वापस निकाल पाए। मैंने एक छोटा सा मैसेज, यहाँ पे भी देखिए टेक्नोलॉजी का ही कमाल था, मैंने एक छोटा सा मैसेज अपने सोशल मीडिया के थ्रू वायरल किया, जो मैसेज था कि मुझे एक वैन की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा मैसेज था, और जो भी व्यक्ति अवेलेबल करा सकता है, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ था, वो मुझे दे सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरा मैसेज था कि मुझे एक ड्राइवर चाहिए था। तो ये हुआ पॉजिटिव उपयोग हमारे सोशल मीडिया का। उस पॉजिटिव कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। रात होते होते मेरे पास सैकड़ों कॉल आए कि हाँ मैं वैन देने के लिए तैयार हूँ या मैं ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चल रहा था कि कोरोना के जो डेड बॉडीज़ हैं या कोरोना के पेशेंट्स को हमें हैंडल करना है और उन लोगों के लिए अपनी गाड़ी जानी है, या ड्राइवर ये सोच रहा था कि चलो इस समय हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन जब उन्हें ये पता चल रहा था कि मुझे कोरोना की डेड बॉडीज़ उठानी है तो अगले ही क्षण वो सारा सब कैंसिल हो जा रहा था। फिर आई रियलाइज कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ बाहरी ड्राइवर या बाहरी गाड़ियों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। प्रभु की कृपा से हर तरह की कोई भी व्हीकल मैं चला सकती हूँ। तो मैंने ये तय कर लिया था रात में ही कि कल सवेरे 8 साढ़े 8 बजे मैं उसी अस्पताल के बाहर जहाँ पे हमने अपने दोस्त को खोया था, मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपनी गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी और ड्राइवर मैं खुद स्वयं, अटेंडेंट भी मैं खुद स्वयं रह जाऊँगी और वहाँ से डेड बॉडीज़ को क्रिमेट कराना होगा। जी थैंक यू सो मच। तो वो जो टाइम था, फिर नेक्स्ट डे मैंने 9 बजे गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद में पहले दिन मुझे 5 केसेस मिले थे, क्योंकि लोगों को समझने में समय लग रहा था कि एक मैं प्ला कार्ड लेकर के खड़ी थी, एक कागज़, दफ्ती के कागज़ पे मैंने सिंपल लिख रखा था निःशुल्क शव वाहन और अपना नंबर मैंने दे रखा था। तो लोगों को समझने में समय लग रहा था कि मैम चाह क्या रही हैं। पहले दिन 5 केसेस, नेक्स्ट डे 15 केसेस, उसके बाद 45, फिर 50। लेकिन जब एक गाड़ी, एक अटेंडेंट, एक ड्राइवर हैंडल नहीं कर पा रहा था, फिर देखिए आप टेक्नोलॉजी की ताकत, जब मैंने ये सारी चीज़ें पोस्ट की तब लोगों को लगा कि नहीं, ये अकेले इसको नहीं रहना है, इस नेक कार्य में हमें उनका साथ देना है। हज़ारों हाथ आए, आप बिलीव करिए मेरे साथ हज़ारों हाथ आए। 7 से 8 दिन के अंदर 5 गाड़ियाँ मेरे पास थी, 5 ड्राइवर थे, 5 अटेंडेंट थे। उसके अलावा मैंने अलग अलग जगहों पे फूड काउंटर लगा रखे थे जो फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। अलग अलग जगहों पे पानी के काउंटर्स थे जो अलग, बैकुंठ धाम में, गुल्लाले में। आप समझिए कि जब एक बार पीपी किट व्यक्ति पहन रहा था, पीपी किट की अपने आप में मुझे लगता है 1 मिनट बहुत होता है पीपी किट की गर्मी को झेल पाना, और उस समय 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था। उसके अलावा जब सैकड़ों शव आपके एक साथ जल रहे थे सैकड़ों शव, उसकी गर्मी, लोग गस खा के वहाँ पे गिर जा रहे थे, वहाँ पे पानी की आवश्यकता पड़ रही थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय मुझे उस एक घूंट पानी की कीमत पता चली। उस एक घूंट पानी, एक बोतल पानी की कीमत लोगों ने वहाँ पे 100-100 रुपए की बाहर बेची थी। तब मुझे लगा कि जितनी ही इस गाड़ी की ज़रूरत है, जितनी इन हाथों की ज़रूरत है, इस सेवा की ज़रूरत है, उतनी ही इस पानी की ज़रूरत है। फिर मैंने पानी के स्टॉल्स भी वहाँ पे लगवाए थे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तो हुआ पॉजिटिव साइड हमारा जो मैंने बताया आपको। एक नेगेटिव साइड इसी का बताते हैं। जब मैं क्रिमेट कर रही थी तो सोशल मीडिया पे मेरी फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी। BBC ने कवर किया, मुझे फोर्ब्स ने कवर किया, सब ने कवर किया। वहीं से मेरी कुछ फ़ोटोज़ उठाई गई क्रिमेशन करते हुए, और उसको एक सस्ते से घटिया मीडिया चैनल ने, जो कि द्वारिका में, दिल्ली के द्वारिका में उनका अपना पोर्टल चलता था, ऑनलाइन अपना ये चलाते थे, उन्होंने क्या किया, मेरी फ़ोटोज़ उठाई क्रिमेशन वाली और एक डॉक्टर की फ़ोटो उठाई और मेरे लिए एक सनसनीखेज तैयार की उन्होंने
कि एक एनजीओ की महिला एक डॉक्टर के साथ मिल करके कोरोना काल में इतना बड़ा मतलब ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं कि लोगों की शवों को घरों से उठा रहे हैं और उनके अंगों को निकाल करके उसकी तस्करी कर रहे हैं। तो ये हुआ उसका नेगेटिव साइड। अब उसके बाद फिर एक पॉजिटिव साइड इसका देखिए कि ये वायरल हो गया और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करोड़ों में जब वो वायरल हो गए तब वो वायरल मेरे पास आया। फिर मेरे पास कॉल आनी स्टार्ट हो गई कि वर्षा जी आपके लिए ऐसे ऐसे वायरल हो रही हैं चीज़ें। मैंने वो वीडियोस देखे, मैंने कहा यार ये तो मैं हूँ ये। और एक दिन पहले ही की बॉडी चूँकि मैं क्रिमेट कर रही थी तो वही ड्रेस वही जूता, तो मैंने कहा ये तो मैं हूँ, मैं मॉब लीचिंग का शिकार हो जाऊँगी इस चक्कर में। और उन्होंने तो ये चला रखी है। फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड देखिए कि जब उतना ज़्यादा वीडियो वायरल हो गया हमारा, तो आज तक जो एक बड़ा न्यूज़ चैनल है आज तक वालों ने अपने आप स्वयं से मुझसे संपर्क किया, फिर उन टीवी चैनल्स वालों से संपर्क किया और इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी। उन्होंने कहा कि आप ये फेक न्यूज़ क्यों चला रहे हैं, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये चलाया था कि मुंबई में ऐसा ऐसा काम हो रहा है। ये तो लखनऊ की फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास प्रूफ था, मेरे सोशल मीडिया पे वो वायरल थी। तब उसने कहा कि मेरा इरादा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ बना करके बेची तो मेरी जो टीआरपी यहाँ थी वो यहाँ आ गई थी एकदम से। तो उसने कहा और अब मैं ये न्यूज़ रोकूंगा भी नहीं, मेरा चैनल हिट हो गया है, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। फिर आज तक ने संज्ञान लिया। उसमें एक उसका प्रोग्राम का नाम होता है सच करके, सच का साथ करके कुछ होता है, उसमें ऐसे राउंड करके आता है, ब्लू रेड कलर का टेक जाता है उसमें। उन लोगों ने उस चैनल पे हमारे सच को उन्होंने स्वयं से रखा। और तो इसमें तब जा करके मैं मॉब लीचिंग से भी बची और बिंदास फिर मैं वापस अपने कार्यों को वापस से कर पाई। तो ये सोचिए आप कि किसी भी चीज़ का हेल्थ एंड फैमिली रह चुकी हैं आदरणीय मिताश्री मैम, आपसे निवेदन करेंगे कि मैम को सम्मानित करें। आप नाटी इसका लाइफ टाइम दे दिया सर, आइए मैम के मार्गदर्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब माइक जो है अपने आप को चुप करते हुए अपनी को होस्ट मधुर मैम को देना चाहूँगी। Thank you so much. A big thanks to all the eminent speakers who were able to take out time from this busy schedule. Special thanks to all the audiences who made this program a success. Thanks to Didya जो हर साल ऐसे सेशंस करवाती है हमेशा and reminds us of social responsibility, which helps us to be aware and enrich us with the knowledge. And this also helps us to create awareness in society. So from this session we learned that technology is a double-edged sword, positive and negative. And this is the era that is technology friendly and we have to deal with it either positively or negatively. So it's better that we move positively and in a manner that we succeed and we take advantage of all the technologies and social media. Thank you so much. And inspired by my co-host Akanksha. Akanksha, 2 lines for you. कैसे धन्यवाद करें, आपका अल्फाज नहीं मिलते, कैसे धन्यवाद करें, अल्फाज नहीं मिलते। ये प्रोग्राम सक्सेस ना होता अगर आप जैसा को-होस्ट ना मिलता। So last but not the least, how can I forget Shervin Ghosh? हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर श्री एस.बी. घोष सबके लिए इंस्पिरेशन थे और उन्होंने हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं। एंड टुडे आई हैव टू से दैट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं अंदर जो आज मुझे भी देती हैं एक शिक्षा जिससे मैं अपने लाइफ में अचीवमेंट कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच
फॉर कमिंग एंड होप दैट अगले साल फिर से यूनाइट होंगे। थैंक यू।